नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर रिदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर आपके विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 5 ईयर कोर्स में, एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स में थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में पेपर कोड LB 504, पेपर 4 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फर्स्ट। तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता और का जो आपका ये पहला सेमेस्टर है, पहला हिस्सा है सेमेस्टर में, जो आपको मिलती हैं चीज़ें आपके सिलेबस की एक बार बात कर लें। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको डिग्री के विषय में, जजमेंट के विषय में, फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, एफिडेविट, प्लेंट, ऐसी करके छोटी छोटी डेफिनेशन, रिटन स्टेटमेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पिछली बार एक सवाल भी पूछा गया है और डिग्री जजमेंट को लेकर के पिछली बार सवाल पूछा गया है। दूसरी यूनिट जो है वो इनिशियल स्टेप्स इन अ सूट की है, कि कैसे एक सूट जो है उसकी जो शुरुआती कहें, जो शुरुआती चरण है, कैसे उसकी शुरुआत होगी, जिसमें आपको प्लेस ऑफ सुइंग और जुरिस्डिक्शन को लेकर के आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। और पिछली बार आपसे सवाल पूछा भी गया है, प्रोविजंस विच गवर्न द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सुइंग, यहाँ से एक सवाल आपको मिला है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, सूट इंस्टीट्यूट कैसे होगी, सूट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये भी समझना है। कई बार हम लोग प्लीडिंग को, सूट को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में फिर प्लीडिंग है, प्लीडिंग का मतलब क्या है, मीनिंग उसका क्या होता है, अभिवचन, उसके प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीडिंग के जनरल रूल्स क्या है, और प्लीडिंग के जनरल रूल्स से पिछली बार सवाल भी आया है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, और सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट कैन अमेंड प्लीडिंग, कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोर्ट चाहे तो वो प्लीडिंग को थोड़ा बहुत अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और इसी में आपको प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोबारा मिलता है। पार्टीज टू अ सूट के विषय में पढ़ना होता है। डिस्कवरी और इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैसे आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करोगे, कैसे उसके इंस्पेक्शन की व्यवस्था है, जैसे सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं, सॉरी जो नया वाला कोड है उसमें भी आप पढ़ेंगे। और इसके बाद पार्टीज के अपीयरेंस का और नॉन अपीयरेंस का जो मसौदा है वो है फर्स्ट हियरिंग के विषय में है। तीसरी यूनिट इंटरिम ऑर्डर्स को लेकर के है, और इंटरिम ऑर्डर से पिछली बार आपको टेम्पोररी इंजंक्शंस पे सवाल पूछा भी गया है। अरेस्ट जजमेंट के पहले और अटैचमेंट जजमेंट के पहले कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी। टेम्पोररी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती आदेश से आप क्या समझते हैं, किसी सूट के दौरान मध्य में बीच में आना, जबकि वो सूट जो है वो सब जुडाइस है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीवर को लेकर के भी सवाल आपसे पिछली बार पूछा गया, और कई बार रिसीवर को लेकर के थोड़ा इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल भी पूछा जाता है कि क्या कलेक्टर किसी संपत्ति का रिसीवर हो सकता है क्या। सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट है। चौथी यूनिट कुछ पर्टिकुलर केसेज में सूट्स को लेकर के है, जिसमें आप सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट पढ़ते हैं, सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन पढ़ते हैं, निर्धन व्यक्ति के द्वारा लाया गया वाद या अकिंचन व्यक्ति के द्वारा लाया गया वाद। उसके बाद इंटरप्रीटर सूट है, अंतराभिवाची वाद बोलते हैं। समरी प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। और जो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड सूट्स हैं, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड सूट्स को सुनने का अधिकार किसके पास है, उसके निस्तारण करने की क्या प्रक्रिया है, ऐसा क्या उसमें खास है, विशेष है कि सूट्स जो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है उसके विषय में अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो आपको देखना है। पिछले बार के सवालों की अगर हम बात कर लें, पिछले बार सवाल कैसे पूछे गए थे, किस प्रकार सवाल पूछे गए थे, वो हम बता देते हैं। सवाल जो आए थे पिछले बार आपसे पूछे गए थे, सवाल था कि एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री एंड ऑल्सो एग्जामिन द टाइप्स ऑफ डिक्री विद इलस्ट्रेशंस। डिक्री के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए और उदाहरण सहित डिक्री के प्रकारों की भी चर्चा कीजिए। दूसरा सवाल था विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, फॉरेन जजमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन जजमेंट। और डिस्कस कीजिए कि व्हेन इट इज डीम्ड टू बी कंक्लूसिव, इसे कब निर्णायक माना जाता है, क्या विदेशी जो जजमेंट है उसे निर्णायक माना जा सकता है, और अगर माना जा सकता है तो किस स्थिति में। रेस जुडिकेटा का सवाल सीधा ना पूछ करके इस प्रकार से पूछा गया था कि एक्सप्लेन द रूल ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड रेस सबजुडाइस। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ चीजें जोड़ करके, इनको मोल्ड करके, इनको थोड़ा सा अमेंड करके सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना इस बार भी है, उसको लेकर के हम लोग अभी बात करते हैं। अगला सवाल था कि स्टेट द प्रोविजन व्हिच गवर्न द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सुइंग। तो प्लेस ऑफ सुइंग का जो जुरिस्डिक्शन है, जो सिविल के मामलों में प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के जो बात है, कई बार आप जब कोई रसीद पाते हैं, कहीं पर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो नीचे लिखा रहता है कि समस्त वाद विवाद का जो क्षेत्राधिकार है वो लखनऊ जनपद न्यायालय होगा, या जो भी जहां भी वो सूटेबल लगता है वहां लिखा रहता है उस पर। उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग के बाद जो ज्वाइंडर को लेकर के सवाल पूछा गया था कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स इन अ सिविल सूट, बाई हुम, किसके द्वारा, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, और किस परिस्थितियों में कैन अ रिप्रेजेंटेटिव शुड बी फाइल्ड। किसी सिविल वाद में वादी और प्रतिवादी के संयोजन से संबंधित नियम क्या है, संयोजन के साथ कुछ संयोजन भी आपको पढ़ना होता है। प्रतिनिधिवाद किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में दायर किया जा सकता है।
अगला सवाल मैंने कहा फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग से आया था कि अभिवचन के जो मूलभूत सिद्धांत नियम है क्या है। स्टेट द फैक्ट नॉट द लॉ, स्टेट द फैक्ट नॉट द एविडेंस। प्लीडिंग को कंसाइज रखना है, प्लीडिंग को प्रिसाइज रखना है। तो जो फंडामेंटल रूल्स हैं प्लीडिंग के, मूलभूत नियम है वो क्या है और वे कौन सी परिस्थितियां हैं, अंडर विच सर्कमस्टांसेस इन विच, कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं इन विच कोर्ट कैन ऑर्डर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, जिसमें कोर्ट जो है, न्यायालय जो है अभिवचनों में संशोधन का आदेश दे सकता है। सातवां सवाल था कि डिस्कस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अच्छा, रिसीवर का मतलब क्या होता है? कई बार आप सुनते होंगे कोई विवादित संपत्ति है, जैसे विवादित संपत्ति का मतलब जो सब्जुडाइज है। अभी आप हाल में संभल का मामला देख रहे होंगे, तो संभल के मामले में जो संपत्ति है या अभी तक जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का जो मसला था, उसमें जो जमीन थी, तो ऐसी संपत्तियों में कोई रिसीवर बिठा दिया जाता है, कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको उसके प्रिजर्वेंस के लिए काम करे, उसके संरक्षण के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि उसका उससे मालिकाना हक हो गया, वो उसका ओनर हो जाता है या उसका उपभोग अपने हिसाब से कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। नहीं, कुछ खास दायित्व देकर आप किसी भी मतलब सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। तो उसी में सवाल पूछा गया था कि व्हाट आर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज, रिसीवर के पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। कैन कलेक्टर बी अपॉइंटेड एज अ रिसीवर। अगला आठवां सवाल था कि डिस्कस द सर्कमस्टांसेस एंड ग्राउंड्स ऑन विच अ टेम्पोरेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। टेम्पोरेरी इंजंक्शन किन जो अस्थायी आदेश हैं उसके आधार क्या है, और व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज इफ सच इंजंक्शन इज नॉट कंप्लाइड विद। यदि ऐसे व्यादेश का अनुपालन नहीं किया गया तो परिणाम क्या होगा, टेम्पोरेरी इंजंक्शन को लेकर के। आप सवालों का पैटर्न अगर देखिए तो सवाल थोड़े से पेचीदा बनाने के लिए थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। आप सीधे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पढ़ करके आ रहे हैं, आप सीधे टेम्पोरेरी इंजंक्शन पढ़ के आ रहे हैं, आपसे प्रीसेप्ट पूछ लिया गया, तो थोड़ा सा जो आपकी रेंज रहे वो थोड़ी सी वाइड रहे, ज्यादा ठीक रहेगा। नवा सवाल था कि व्हाट इज एन इंटरप्रीटर सूट, अंतराभिवाची वाद क्या है, व्हेन एंड बाय हुम इट कैन इट बी इंस्टीट्यूटेड। अंतराभिवाची वाद क्या है, इसे कब और किसके द्वारा संस्थित किया जा सकता है, कौन सा ऐसा मसला है, कौन से ऐसे विवाद है जो होने पर इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकते हैं। 10वां सवाल इंडिजेंट पर्सन को लेकर के था कि निर्धन व्यक्ति या किंचन व्यक्ति सीपीसी की दृष्टि में कौन है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं मैं निर्धन हूं, कोई कह दे कि मैं निर्धन हूं। सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत 1908 की जो ये संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता, इसके अंतर्गत निर्धन व्यक्ति कौन है, और व्हाट इज द मोड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट्स बाय सच पर्सन। इसको डिस्कस करना है कि किस प्रकार से इसको आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो वाद वाली बात है इसका तरीका क्या है, इसको कैसे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके 10 के 10 सवाल हो गए, जिनको हम लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग पिछली बार जो आपके सवाल पूछे गए थे ये वाले थे। अब हम लोग अगर देखें कि सवाल जो आपके लिए जरूरी है, इस बार के लिए लिहाज से जरूरी है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो डिक्री जजमेंट वाला हिस्सा है, डिक्री जजमेंट ऑर्डर, इन तीनों की आपको डेफिनेशंस कायदे से पढ़नी है। डिक्री के प्रकार आपको कायदे से समझने हैं, जजमेंट का कंटेंट क्या होता है समझना है, और डिक्री में, जजमेंट में, ऑर्डर में मूलभूत अंतर क्या है। डिक्री में जब आप प्रकार पढ़ रहे हैं तो डिक्री का प्रीलिमिनरी डिक्री है, फाइनल डिक्री है, और कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसे आदेश हैं जो डिक्री के समकक्ष हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या कुछ एक ऐसे किन किन चीजों पर जो ऑर्डर हैं वो डिक्री के बराबर महत्व रखते हैं। इस प्रकार सवाल आपके लिए बन सकता है। अगले सवाल के ऊपर देखें तो जो उसमें कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है और जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं वो क्या हैं, और उसके साथ में वहाँ पर एक टॉपिक है कैविएट का। कैविएट का मतलब क्या होता है, और उसके साथ में कैविएट के साथ में इनहेरेंट पावर, जो कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां हैं वो क्या है। रेस सब्जुडाइस, रेस सब्जुडिकेटा हर बार आपके सिलेबस, हर बार आपके पेपर में पूछा जाता रहा है। कभी रेस सब्जुडाइस को रेस सब्जुडिकेटा के साथ अंतर के तौर पर पूछा गया है, कभी केवल रेस सब्जुडाइस पूछा गया है। तो सेक्शन 10 और 11 दोनों आपको कायदे से पढ़ना है, और प्रयास करिए कि रेस सब्जुडाइस को केवल इतना समझ लेना कि वाद लंबित है, या रेस जुडिकेटा को केवल इतना समझ लेना कि दो पार्टी एक ही विषय पर निर्णय होने के बाद एक कोर्ट के सामने नहीं जा सकते। तो बहुत साधारण सा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि चूंकि आपका जो सिलेबस है और आपका जो ऑनर्स का जो पैटर्न है पूछे जाने का, तो थोड़ा सा उसमें उसको पेचीदा बनाने का प्रयास किया जाता है। रेस जुडिकेटा पर कोई डिसीजन आपको ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है, या रेस सब्जुडाइस पर कोई आपको एक डिसीजन ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है, और उसके बाद आपसे कहा गया कि भैया इस पर टिप्पणी करो, या फलाबाद में ये कहा गया था। तो रेस जुडिकेटा को, रेस सब्जुडाइस को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन के साथ जो उसकी लीडिंग केस लॉज है वो भी जरूर देख करके आइएगा, वहां से आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़े, दूसरी यूनिट में बढ़े, तो दूसरी यूनिट में जो सूट की पार्टीज हैं, सूट के इंस्टीट्यूशन का जो तौर तरीका है और उसका प्लेस ऑफ स्विंग पिछली बार पूछा जा चुका है। सूट के जो इंस्टीट्यूशन का तरीका है, सूट की जो पार्टीज हैं, इनको लेकर के, और जो ये वाली प्लीडिंग वाली लाइन है, प्लीडिंग का, रिटन स्टेटमेंट का,
प्लेंट का रिटन स्टेटमेंट का कई बार से पूछा गया है कि प्लेंट के कंटेंट क्या है, या आपको एक प्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए भी पूछा गया है। रिटन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट भी आपसे पूछा गया है। आप जब सीपीसी का अपना बैरेट उठाइए तो उसमें पीछे जाकर के आप देखेंगे तो उसमें प्लेंट का रिटन स्टेटमेंट का, या सीआरपीसी जब आपके पास थी, अभी जो नया एक्ट आया है उसमें भी पीछे उसमें वारंट का सबका एक वो दिया होता है, प्रपत्र दिया होता है। तो आप एक बार रिटन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, प्रपत्र है, प्लेंट का जो फॉर्मेट है उसको देख लीजिएगा कि प्लेंट का मतलब क्या होता है, वादपत्र का मतलब क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट लिखित कथन या जवाब दावा का मतलब क्या होता है, वो कैसे बनता है, और जो इसके रूल्स, चूंकि पिछली बार पूछा जा चुका है तो रूल्स मुझे लगता है शायद रिपीट ना हो, तो आप जो उसके प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट बेसिकली ये होता है कि कोर्ट के पास एक कंक्लूसिव बात चली जाए, कि कोर्ट को सीधे, जैसे आप बहुत लंबी चौड़ी बात कोर्ट को ना बताइए, उसमें रूल यही है कि प्लीडिंग में आप अपनी बात कंसाइज तौर पर रखिए, प्रिसाइज तौर पर रखिए, ताकि कोर्ट को समझ में आ जाए कि हमको सीधे टू द पॉइंट जाना कहाँ पर है, पहुंचना कहाँ पर है। तो प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट को लेकर के भी कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट कोई इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं हुआ, इतना कंटेंट भी नहीं होता है, तो उसके साथ में कभी अमेंडमेंट पूछ लिया गया, या प्लेंट के कंटेंट पूछ लिए गए, या रिटन स्टेटमेंट के कंटेंट पूछ लिए गए। तो इन सब चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें तो जो इंटरिम ऑर्डर्स वाला चैप्टर है, इंटरिम ऑर्डर्स में एक तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किन परिस्थितियों में आ सकता है, जो आप ये लाइन पा रहे होंगे टेम्पोररी इंजंक्शन का और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का। तो मध्यवर्ती आदेश का मतलब क्या है, कब किस स्थिति में आ सकता है, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। आगे बढ़े तो जो इंटरिम ऑर्डर्स के अंदर ही कई सारी चीजें हैं, कमीशन है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है। कमीशन किन परिस्थिति में होता है, कमीशन किस परिस्थिति में बनाया जा सकता है, कमीशन की जो शक्ति है क्या वो सिविल न्यायालय के बराबर ही है, या कमीशन के मुख्य काम क्या है, किस परिस्थिति में बनाया जा सकता है, इस प्रकार सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो कमीशन को कायदे से देख लीजिएगा, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर देख लीजिएगा, और जो ये जजमेंट आने के पहले अरेस्ट किस स्थिति में हो सकती है, जजमेंट आने के पहले किसी संपत्ति की कुर्की या अटैचमेंट किस स्थिति में हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय को सूचना मिल जाती है कि जिस विषय वस्तु पर, जिस भूमि पर या जिस संपत्ति के लिए वाद अभी लंबित है, जिस पर अभी वो लोग बातचीत ही कर रहे हैं, जिस पर अभी बहस हो रही है, ट्रायल हो रहा है, विचारण हो रहा है, वो संपत्ति ही अगला हटाने वाला है, अगला मीन्स पार्टी वो हटाने वाली है, उसको डिस्पोज करने वाली है, बेचने वाली है। तो इसके पहले कि वो उसको हटा दे, वो संपत्ति विषय वस्तु ही नष्ट कर दे, उसके पहले उसको कुर्क कर दिया जाए। या किसी व्यक्ति के ऊपर ये संदेह है, इसके विषय में जानकारी है, सूचना है कि वो शहर छोड़ करके, देश छोड़ करके भागने वाला है, तो जब वो ट्रायल से ही भाग जाएगा, ट्रायल ही नहीं हो पाएगा उसका, तो उसका निर्णय तो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किस स्थिति में अटैचमेंट हो सकता है और किन चीजों का अटैचमेंट हो सकता है, किन का नहीं है, इसकी एक लिस्ट भी है कि किस वस्तु का अटैचमेंट नहीं हो सकता है। किसी के घर में अगर पूजा की सामग्री है, अगर खाद्य पदार्थ है, तो क्या उसका अटैचमेंट हो सकता है। इलस्ट्रेशन पे कई सारे इलस्ट्रेशन उसमें नीचे दिए हुए हैं। उसमें आगे बढ़े तो जो सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट है, सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या है, किस प्रकार से गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा और सरकार के विरुद्ध जो सूट फाइल करने का जो तरीका है, उसमें एक नोटिस का सिद्धांत है। वो मुख्यतया वही पूछा जाता है कि क्या सीधे अगर आपको भारतीय रेलवे के खिलाफ मुकदमा करना है, तो क्या आप सीधे भारतीय रेलवे के खिलाफ मुकदमा कर देंगे, या आपको पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मुकदमा करना है, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ, तो क्या आप सीधे मुकदमा कर देंगे, या आप पहले उसको नोटिस देंगे, और अगर नोटिस देंगे तो किस धारा में नोटिस देंगे, सेक्शन 80 में है, सेक्शन 82 में, कहां पर आप देख लीजिएगा। नोटिस कितने समय के पहले आप देते हैं, नोटिस देने के बाद की प्रक्रिया क्या है, सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा है तो प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार से उसमें थोड़ा सा उसको अन्य जो सामान्य पक्षकार हैं, दूसरे के हम आप हैं, उसके अलावा जो सरकार के ऊपर मुकदमे होते हैं उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। तो सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको देखना है। सूट, इंटरप्लीटर सूट पिछली बार पूछा जा चुका है, और सूट बाय इंडिजेंट पर्सन में इंडिजेंट पर्सन की परिभाषा को लेकर के सीधा सवाल नहीं पूछा जाता कि सीधे बताओ प्रक्रिया क्या है। हमेशा पूछा जाता है कि इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या है, उसकी एक कहें तो उसकी एक आर्थिक क्षमता दी हुई है कि जिसके पास ये ना हो, जिसके पास वो ना हो। अच्छा, इंडिजेंट पर्सन के द्वारा सूट फाइल करने का मतलब यह है कि वो जब सूट फाइल कर रहा है तो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो तमाम सारे रुपए पैसे खर्च वगैरह हैं, कहीं सिक्योरिटी, कहीं कॉस्ट अगर कुछ ऐसी लग रही हो, कहीं कुछ मतलब कुछ लागत लग रही हो, उसको उससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। बाद में निर्णय पक्ष में आने पर वो सब चीजें चुकता होती हैं। तो इंडिजेंट पर्सन की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या दी हुई है, और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इंडिजेंट पर्सन के द्वारा जो सूट फाइल की जा रही है और एक आम व्यक्ति के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो रहा है, उसमें क्या अंतर है। इस प्रकार से चीजें आपसे पूछी जाती। छोटी छोटी डेफिनेशंस, एक बार मीन्स प्रॉफिट को लेकर के भी बड़ा सवाल पूछा गया है। मध्यवर्ती लाभ, तो मीन्स प्रॉफिट, खैर वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं लगता। जैसे पिछली बार जो ये सवाल आपसे पूछा गया फॉरेन कोर्ट को लेकर के, फॉरेन जजमेंट को लेकर के, वो भी कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है।
कि वो जब आप पढ़िए उसकी डेफिनेशन पढ़िए तो 2-3-4 लाइन में है, उसमें एक लॉन्ग आंसर लिखना 14 नंबर का। जिन्होंने लिखा वो तो बधाई के पात्र हैं। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, या आपको ए बी करके आपसे पूछ लिया जाता है सवाल। आपसे उसके एक हिस्से में पूछ लिया गया कि एफिडेविट का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछ लिया गया कि प्लेंट का मतलब क्या होता है, या रस सब्जुडिकेटा को बड़े में ना पूछ करके आपसे सीधे पूछा गया कंस्ट्रक्टिव रस सब्जुडिकेटा क्या होता है। तो कभी कभी ये छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए ए बी करके पूछी गई हैं। कॉस्ट को लेकर के सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि किस स्थिति में कॉस्ट लगाई इम्पोज की जा सकती है। तो प्रयास ये कीजिएगा कि जो भी आप धारा पढ़ रहे हो वो केवल सेक्शंस पढ़ करके मत आइएगा। आपको ऑर्डर रूल्स में भी जाना है, और ऑर्डर रूल्स में कई बार ये होता है कि आप कहते हैं कि ऑर्डर तक तो चलो ठीक है याद रह रहा है, रूल्स कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो अगर आप कॉपी में ऑर्डर लिख पा रहे हैं, रूल्स भूल जा रहे हैं, तो उसमें कोई इतना बहुत नुकसान वाली बात नहीं है। आप पहली बार सीपीसी पढ़ रहे हैं, हो सकता है अगली बार तक आपकी और स्थिति ठीक हो जाए तो वहाँ पर आप अच्छे से लिखने लग जाएं। तो प्रयास ये करिएगा कि कम से कम ऑर्डर लिख दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो, और रूल्स अगर आपको आ रहे हैं तब तो बहुत वाह है। और सेक्शन ऑर्डर, हाँ, इलस्ट्रेशन आपको खूब पढ़ने हैं किसी पर भी। सूट बाय या अगेंस्ट गवर्नमेंट आप पढ़ रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सूट पढ़ रहे हैं, सिविल नेचर का सूट पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो सूट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये प्रयास करिए कि जो उसके नीचे का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो जरूर पढ़िएगा। कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आए हैं, कई बार जजमेंट बेस्ड सवाल आए हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप जो भी धाराएं पढ़ रहे हैं उसके नीचे के इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी इस सीपीसी के पेपर के लिए। थोड़ा पेचीदा पेपर आने की उम्मीद करिए, बाकी अच्छा पेपर आए और आपके लायक पेपर आए, आप उसको कर ले जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो इन्हीं शुभकामना के साथ धन्यवाद, और जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम।